संबंधी अधिकारों की और संपत्ति के अधिकार की। शिक्षा एवं संस्कृति से संबंधित अधिकार आर्टिकल 29 और 30 में, मतलब आर्टिकल 29, अनुच्छेद 29 और 30 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया जाएगा। कहने का मतलब है कि अल्पसंख्यक वर्ग, माइनॉरिटी लोग क्या कर सकते हैं, तुम अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को संरक्षित कर सकते हैं। कहा गया कि अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा जो वह बोलता है, अपनी लिपि, जिस लिपि में वह लिखता है, जैसे हिंदी की देवनागरी लिपि कहते हैं इसको, या इंग्लिश की अपनी लिपि है, तो उसी तरह से अगर कोई अल्पसंख्यक वर्ग अपनी लिपि का संरक्षण करना चाहता है तो उसको क्या किया जाएगा, संरक्षित किया जाएगा, उसमें उसकी मदद की जाएगी और वो ये कर सकता है। फिर कहा गया कि भाषा, जाति, धर्म या लिंग के आधार पर और वंश के आधार पर, भाषा, जाति, धर्म और वंश के आधार पर किसी भी व्यक्ति को किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जाएगा। किस आधार पर, भाषा, जाति, धर्म और मूल वंश के आधार पर। मूल वंश के आधार पर किसी भी व्यक्ति को किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश लेने से वंचित या रोका नहीं जाएगा। अब आर्टिकल 29 में तो ये बात कही और ये बात बहुत अच्छी भी है। देखो, कुछ जनजातियां हैं, कुछ अल्पसंख्यक समुदाय हैं, ठीक, तो उनके लिए ये जरूरी भी है कि उनकी संस्कृति को, उनकी भाषा को, उनकी लिपि को संरक्षित किया जाए और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। देखो, इस पूरे वीडियो में कुछ मेरे व्यूज होते हैं, कुछ आर्टिकल्स, देखो आर्टिकल के जो रूल है वो तो रूल है, ठीक, जो इन्होंने नियम बनाए हैं संविधान में, जो लिखे गए वो तो लिखे गए, उसमें कोई फेरबदल कर नहीं सकता, मैं भी नहीं कर सकता, ना तुम कर सकते हो, ठीक। तो इससे मेरे जो व्यूज होते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। तो देखो, ये तो जरूरी है, ये होना चाहिए। देखो, आदिवासी में किया भी जाता है और ये गवर्नमेंट करती भी है, चाहे देखो आदिवासियों को संरक्षण देती है इसी के आधार पर। अंडमान निकोबार में तो कुछ जनजातियां हैं जहाँ टूरिज्म ही बैन है, वहां जा भी नहीं सकता कोई, तो उनको अलग रखा जाता है कि भाई तुम अपनी संस्कृति को संरक्षित करो, ये अच्छी बात है। फिर आर्टिकल 30 में कहा कि अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षा संस्थानों की स्थापना, उसका स्वामित्व, प्रबंधन और प्रशासन कर सकते हैं। साथ में कहा कि ये तुम कर सकते हो किसके लिए, स्थापना, स्वामित्व, प्रशासन किसके लिए कर सकते हो, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए कर सकते हो और साथ में क्या कर सकते हो, संपत्ति का अर्जन भी कर सकते हो, विधि सम्पन्न संपत्ति का अर्जन कर सकते हो। फिर कहा कि तुम स्थापना कर सकते हो, स्वामित्व कर सकते हो, प्रशासन कर सकते हो और विधि सम्पन्न संपत्ति का अर्जन भी कर सकते हो और साथ ही सरकार या स्टेट, राज्य अनुदान देते समय तुमसे किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगा, तुमसे इस बात के लिए भेदभाव नहीं करेगा कि एक विशेष वर्ग के लिए तुम शिक्षण संस्थान चला रहे हो, तो इसके आधार पर भी तुमसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब देखो, ये अलग चीज है कि कैसे कैसे शिक्षण संस्थान हो सकते हैं, है ना। एक पूर्ण सरकारी होता है, एक अर्ध सरकारी होता है, ठीक, और एक प्राइवेट होता है, बिल्कुल जहां सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। जो पूर्ण सरकारी होता है, पहले जानते हो आप लोग, 28 में मैंने बताया था कि जहां पूर्ण रूप से अनुदान प्राप्त होगा, जिस भी सरकार का पूर्ण रूप से अनुदान प्राप्त होगा, वहां धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। जहां अर्ध होगा वहां कुछ दी जा सकती है, कुछ छूट गवर्नमेंट देती है वहां, और जहां पूर्ण रूप से प्राइवेट होगा या पूर्ण रूप से सरकार का कोई अनुदान उसमें नहीं होगा, वो क्या कर सकते हैं, वो मनमाने ढंग से जो चाहे वो कर सकते हो, पढ़ा सकते हैं, ठीक। यही चीज इन्होंने कहा, लेकिन ऐसी संस्थाओं को
अनुदान देते समय सरकार इस पे विचार नहीं करेगी कि ये अल्पसंख्यक वर्गों के लिए है, वो सबको समान रूप से अनुदान देगी। अब देखो यहाँ एक प्रॉब्लम आती है कि लोग कहते हैं कि भाई बाकी जो बहुसंख्यक समाज है उनके लिए फिर दिक्कत होती है। हाँ होती है थोड़ी, ठीक है, यहाँ दिक्कत है, लेकिन अल्पसंख्यक वर्गों को यह अधिकार इसलिए दिया गया है ताकि वो बहुसंख्यकों के बराबर हो सके, बहुसंख्यकों के बराबर अपने आप को स्थापित कर सके। अब देखो बहुसंख्यकों को ये अगर इस तरह की छूट दे देते हैं ना तो क्या होगा कि बहुसंख्यकों का बोलबाला हो जाएगा, हर गली में हर मोहल्ले में बहुसंख्यकों का एक स्कूल खुल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने इनको दिया है, और बहुसंख्यक तो वो कह ही रहे हैं बहुसंख्यक हो तुम बहुत ज्यादा हो तो तुम चंदा लगा के भी कर सकते हो, करो, तो वो अलग चीज है। देखो वो और ये चीज और है। फिर इसके बाद आती है पॉलिटिक्स, ये तो लिख दिया संविधान में। इसके बाद आती है पॉलिटिक्स, पूरा खेल ही चेंज हो जाता है यहाँ, तो फिर उसकी बात नहीं करते हैं। तो यहाँ कहा कि भाई अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण होगा। अब देखो अल्पसंख्यक में कौन आता है हमारे यहाँ, देखो हमारे यहाँ हिंदू में एक्चुअली इससे क्लियर परिभाषा नहीं दी अल्पसंख्यक में कौन आएगा। अब देखो हिंदू में यहाँ हिंदू भी आता है, जैन भी आ जाता है, बुद्ध बौद्ध भी आ जाता है, बौद्ध भी आ जाता है, और सिख भी आ जाता है, ये हिंदू में आ जाते हैं, ठीक। और कहीं कहीं क्या है, जैसे अंडमान में देखोगे ना हिंदी बोलने वाले लोग वहां पे अल्पसंख्यक है, ठीक है, हिंदी बोलने वाले माइनॉरिटी है। कहां पे? नागालैंड, अंडमान में, नागालैंड में, या ये माइनॉरिटी है, लेकिन एज ए होल देखोगे आप, ठीक, तो ये वहां मेजोरिटी हो जाता है ना। एज ए पूरे इंडिया में देखो तो आप मेजोरिटी समझ सकते हो इसको कि भाई ये तो मेजोरिटी में, लेकिन नागालैंड में वो अल्पसंख्यक है, ठीक। तो इस तरह से इन्होंने कुछ इस पे परिभाषाएं दी नहीं ढंग की जिससे क्लियर हो सके, तो इसलिए इसमें विवाद होता रहता है। देखो इसमें ना हमेशा विवाद है, वो होता रहेगा, ठीक। तो हम बात कर रहे थे शिक्षा संस्थाओं की, इसकी स्थापना स्वामित्व प्रशासन और विधि सम्मत संपत्ति का अर्जन किया जा सकता है। इसके बाद कहा कि देखो संविधान कहता है कि देखो स्टेट के लिए गाइडलाइन जारी की कि देखो अगर तुम इस शिक्षण संस्थाओं से, इस शिक्षण संस्था की अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षण संस्थान की कोई संपत्ति का अधिग्रहण कर रहे हो, तो उसके संबंधी अगर अधिग्रहण कर रहे हो या उसके संबंधी कानून बना रहे हो तो बनाओ, कोई बात नहीं, आप बना सकते हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखोगे कि उससे अल्पसंख्यक वर्गों की हितों का संरक्षण होता रहे, अल्पसंख्यक के हितों को हानि न हो, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की हानि न हो। तो ये हमने पढ़ा आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 के बारे में, और आर्टिकल 31 है संपत्ति का अधिकार। देखो संपत्ति का अधिकार पहले होता था मूल अधिकार, और फिर संपत्ति का अधिकार है क्या? संपत्ति का अधिकार वही है कि भाई तुम अपनी संपत्ति, चाहे जो जमीन है, पैसे हैं, जो भी है, ये तुम्हारा मूल अधिकार होगा, ये तुम्हारा अधिकार है, इससे तुम्हें किसी कोई हटा नहीं सकता, कोई तुमसे ये छीन नहीं सकता, ठीक। अब समस्या देखो यहाँ आई क्या कि जैसे तुम्हारी जमीन है, पुश्तैनी जमीन है, और उस जमीन के बीच से रेल की पटरी जाती है, ठीक। अब तो समस्या ये है कि गवर्नमेंट को जमीन तुमसे चाहिए और तुम कह रहे हो कि नहीं भाई हम नहीं देंगे, हमको देना ही नहीं है। तो समस्या ये है कि गवर्नमेंट चाह कर भी तुमसे वो जमीन ले नहीं सकती, क्योंकि जैसे ही वो तुमसे छीनने आएगी तुम पहुंच जाओगे कहां? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम मूल अधिकारों का संरक्षण करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे मूल अधिकारों का संरक्षण करता है। अब समस्या ये है कि अगर स्टेट तुमसे जमीन जबरदस्ती छीनता है तो सुप्रीम कोर्ट का डंडा बजेगा। तो कहा गया कि भाई ऐसा करते हैं कि हम इसमें संशोधन कर देते हैं, आर्टिकल 31 में हम क्या करेंगे, स्टेट ने कहा कि हम आर्टिकल 31 में संशोधन करेंगे, आर्टिकल 31 में संशोधन करके हम कहेंगे कि भाई हम जमीन अधिग्रहण कर सकते हैं, लेकिन जब जमीन अधिग्रहण करने की बात होगी, ठीक, तो आर्टिकल 31 में संशोधन किया है, तो आर्टिकल 31 तो फिर भी क्या रहेगा? मूल अधिकार। तो कहा भाई इसमें
बेकार ही होता, सीधे फिर भागो कोर्ट, हाई कोर्ट, अरे हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट चलो। तो कहा कि भाई देखो ऐसा करते हैं कि 31 से ना इसे हटा ही देते हैं, न यहां रहेगा और ना मूल अधिकार कहलाएगा। तो इसको इस आर्टिकल को ही यहां से हटा दिया और इसको हटा के किए क्या, इसको 300 के क में रख दिए, 300 के क में रख दिए किसको, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अब क्या हुआ, इससे क्या हो गया, देखो इससे हुआ कुछ नहीं, संपत्ति का अधिकार तुम्हारा अब भी है, वैसे का वैसे बना हुआ है, बस अंतर इतना आया कि ये हो गया, यहां मूल अधिकार था ये, ठीक, यहां पे मूल अधिकार है ना। अब हुआ क्या, यहां ये हो गया कौन सा वाला अधिकार, यहां पे कानूनी अधिकार हो गया, कानूनी अधिकार। अब देखो इसमें अंतर क्या हो गया, मूल अधिकार था तो तुमसे तुम्हारी संपत्ति कोई भी नहीं छीन सकता था, न तुम्हारा अड़ोसी, न पड़ोसी, न सरकार, न कोई और। अब क्या हो गया कि कानूनी अधिकार में तुम्हारी संपत्ति अब भी कोई नहीं छीन सकता, ना अड़ोसी, न पड़ोसी, न कोई और, लेकिन सरकार चाहे तो क्या कर सकती है, उसका अधिग्रहण कर सकती है, उसको ले सकती है। अब वो लेती है तो उसके बदले में कुछ देती ही है ना, वो मतलब तुम्हारी लागत का जो भी होता है बाजार भाव का 3 गुना देती है वो, ठीक, तो यहाँ वो मिलता है ना। तो इस तरह से हमने पढ़ा आज आर्टिकल 29, 30 और 31। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 33, 34 और 35 के बारे में, और जानेंगे कि 34 के अनुसार मार्शल लॉ कैसे यूज करते हैं, ठीक। तो बाकी सब्सक्राइब किए बिना कहीं जाइएगा नहीं।